हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, बेहतरीन, जानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं बीटीएससी बिहार एनम को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास के लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो स्पेशल क्लास हमारी चल रही किसकी, एमसीक्यू की। तो लेक्चर 5 हमारा होने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत इसकी चल रही है। तो सेशन यदि पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक रूप कौन सा होता है। प्रीक्लेम्सिया होता है कि गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप होता है, या इक्लेम्सिया होता है, या क्रॉनिक उच्च रक्तचाप होता है। तो अगर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक रूप कौन सा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया नहीं, इक्लेम्सिया होता है उच्च रक्तचाप का सबसे खतरनाक रूप। नेक्स्ट, कमरा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक रक्तस्राव, हृदय गति का तेज होना, त्वचा का पीला पड़ना। तो कह रहा है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है। तो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का प्राथमिक लक्षण हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, सांस लेने में कठिनाई। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा असामान्य पेल्विक संरचना किसे कहा जाता है। जिप्सी पेल्विस, या एंथ्रोपॉइड पेल्विस, या प्लेटी पेल्विस, या एंड्राइड पेल्विस। तो कह रहा है हमारा कि असामान्य पेल्विक संरचना का किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेटी पेल्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का कारण क्या है। आरएच फैक्टर का असंगत होना, मां का कुपोषण, भ्रूण का कम वजन, या संक्रमण। तो कह रहा है नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस का कारण क्या हो सकता है। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएच फैक्टर का असंगत होना। नेक्स्ट, कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार क्या है। भ्रूण की स्थिति बदलना, सिजेरियन सेक्शन, भ्रूण मॉनिटरिंग, या ऑक्सीजन थेरेपी। तो कह रहा है कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार क्या है। तो कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी किस समस्या का कारण बन सकती है। मिसकैरेज, प्रीक्लेम्सिया, भ्रूण का धीमा विकास, या उपरोक्त सभी। तो अगर गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी किस समस्या का कारण बन सकती है। तो गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी किस समस्या का कारण बन सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, करा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की पहचान कैसे होती है। अनियमित संकुचन से, या दर्द रहित संकुचन से, गर्भाशय का हल्का कसाव से, या उपरोक्त सभी से। तो कह रहा है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की पहचान कैसे हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। या अनियमित संकुचन हो, या दर्द रहित संकुचन हो, या गर्भाशय का हल्का कसाव हो, ये सारे क्या है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के क्या है कारण हैं, पहचान के कारण हैं। नेक्स्ट, कारण नवजात में स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण क्या है। फोलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, या प्रोटीन की कमी। तो कारण नवजात में स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण क्या है। तो नवजात में स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण है फोलिक एसिड की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक जटिलता कौन सी हो सकती है। प्रीमेच्योर लेबर, ओवरड्यू लेबर, भ्रूण का असामान्य विकास, या प्लेसेंटा प्रेविया। तो कह रहा मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक जटिलता कौन सी है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक जटिलता है प्रीमेच्योर लेवल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भाशय का अटानी किस स्थिति में हो सकता है। लंबी प्रसव प्रक्रिया, प्लेसेंटा का न निकलना, अत्यधिक रक्तस्राव, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भाशय का अटानी किस स्थिति में हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सारे हो जाएंगे क्या, लंबी प्रसव प्रक्रिया,
प्लेसेंटा का ना निकलना, अत्यधिक रक्तस्राव, ये सब क्या है, गर्भाशय का हटानी की स्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD की कमी का प्रभाव क्या होता है, हीमोलिसिस, एनीमिया, जॉन्डिस या उपरोक्त सभी। तो कह रहा नवजात में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी का प्रभाव क्या हो सकता है। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा हीमोलिसिस हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा में मेनिंगोसेल नवजात में किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी को, जिगर को या किडनी को। तो क्या करा, मेनिंगोसेल नवजात में किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारा मेनिंगोसेल नवजात के रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन का रहा सेरिब्रो प्लेसेंटा इंसफिशियंसी का कारण क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कह रहा क्या, सेरिब्रो प्लेसेंटा इंसफिशियंसी का कारण क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, धूम्रपान भी हो सकता है, मधुमेह भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सारा सही हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर एक और क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में अत्यधिक मतली और उल्टी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, एंटी इमेटिक दवाएं, हाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था में अत्यधिक मतली और उल्टी का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो गर्भावस्था में अत्यधिक मतली और उल्टी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, उपरोक्त सही सभी हो जाएगा हमारा एंटी इमेटिक दवाएं, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। इन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या कहते हैं, अत्यधिक मतली उल्टी का प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा फीटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है, फीटल हृदय गति का कम होना, मेकोनियम स्टेनिंग या भ्रूण की गतिविधि का कम होना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है फीटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है। तो फीटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही। यानी फीटल हृदय की गति का कम होना, मेकोनियम स्टेनिंग या भ्रूण की गतिविधि का कम होना, ये सब क्या फीटल डिस्ट्रेस के संकेत हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किस समस्या का संकेत देता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, भ्रूण का कम वजन या प्लेसेंटा का खराब विकास। तो कह रहा अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किस समस्या का संकेत देता है। तो कह रहा अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किस समस्या का संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट कह रहा नवजात में हेमोफीलिया का कारण क्या है, आयरन की कमी, जीन का दोष, संक्रमण, विटामिन की कमी। तो कह रहा नवजात में हेमोफीलिया का कारण क्या है। तो नवजात में हेमोफीलिया का कारण है ऑप्शन नंबर बी जीन का दोष। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में मैक्रोसामिया का प्रमुख कारण क्या है, मातृ मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लंबी प्रेगनेंसी या मातृ मोटापा। तो कह रहा गर्भावस्था में मैक्रोसामिया का प्रमुख कारण क्या है, नवजात में मैक्रोसामिया का प्रमुख कारण क्या है। तो हमारा हो जाएगा मातृ मधुमेह, यानी माता में मधुमेह क्या है, मैक्रोसामिया का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट कह रहा एम्ब्रियोसिंटेसिस की में से किसकी जांच की जाती है, भ्रूण की लंबाई, भ्रूण का वजन, अनुवांशिक विकार या भ्रूण की हड्डी की मजबूती। तो कह रहा है एम्ब्रियोसिंटेसिस से किसकी जांच की जाती है, जो हमारा एम्ब्रियोसिंटेसिस होता है इसमें किसकी जांच की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विकार। नेक्स्ट कह रहा फीटल ब्रैडिकार्डिया की परिभाषा क्या है, फीटल हृदय गति 110 बीपीएम से कम होना, या फीटल हृदय की गति 160 बीपीएम से अधिक होना, या फीटल हृदय की गति 120 से 140 बीपीएम होना, या फीटल हृदय गति स्थिर रहना। तो कह रहा है क्या कि फीटल ब्रैडिकार्डिया की परिभाषा क्या, फीटल ब्रैडिकार्डिया की परिभाषा है कि फीटल हृदय की गति क्या होना चाहिए, 110 बीपीएम से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट 110 बीपीएम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये क्या है, कम। फीटल हृदय की गति क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये क्या हमारा अधिक है, ये कम वाला चिन्ह है ना, इधर कम है। तो फीटल ब्रैडिकार्डिया की परिभाषा है फीटल हृदय गति क्या होना चाहिए, 110 बीपीएम से कम होना चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिया उसके लिए। तो कह रहा है नवजात में एरिथ्रोमाइसिन
आई ड्रॉप किस संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है? गोनोरिया और क्लैमाइडिया, स्टेफिलोकोकस संक्रमण या हर्पीज संक्रमण या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो हमारा क्या कर रहा है? कह रहा नवजात में एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप किस संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है? तो किस संक्रमण के रोकने के लिए? तो हमारा गोनोरिया और क्लैमाइडिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप दी जाती है। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में प्रीटर्म लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, यूटीआई यानी मूत्र संक्रमण, मूत्र में क्या है? यूरिन, या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की कमी, या प्रीक्लेम्सिया। तो कह रहा है प्री टर्म लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूटीआई यानी मूत्र में क्या हो? संक्रमण हो। प्री टर्म लेबर का है मूत्र में संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन यानी एफजीआर की प्राथमिक पहचान कैसे की जाती है? अल्ट्रासाउंड से, या एम्ब्रियोसेंटेसिस से, या सीटी स्कैन से, या एक्सरे से। तो हमारा जो कह रहा है क्या? फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन यानी एफजीआर। तो एफजीआर की प्राथमिक पहचान क्या है? किससे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में जेस्टेशनल डायबिटीज का सबसे सामान्य परीक्षण कौन सा है? ग्लूकोज टॉलरेंस यानी जीटीटी, या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, या ब्लड यूरिया टेस्ट, या केटोन्स टेस्ट। तो कह रहा क्या गर्भवती महिला में जेस्टेशनल डायबिटीज का सबसे सामान्य परीक्षण कौन सा होता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी जिसे कहते हैं जीटीटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन आपको अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। कारण नवजात शिशु में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का प्राथमिक कारण क्या है? प्रीमेच्योरिटी, मातृ मधुमेह, लो बर्थ वेट, या उपरोक्त सभी। तो क्या रहा? नवजात में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का प्राथमिक कारण क्या है? प्रीमेच्योरिटी, मातृ मधुमेह, लो बर्थ वेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कर प्लेसेंटा एक्रेटा की स्थिति में मुख्य समस्या क्या होती है? प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाना, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, प्लेसेंटा का छोटा आकार, या प्लेसेंटा का फट जाना। तो कर प्लेसेंटा एक्रेटा की स्थिति में मुख्य समस्या क्या होती है? तो प्लेसेंटा एक्रेटा की स्थिति में मुख्य समस्या होती है प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाना। तो बढ़ते हैं आगे। कर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का प्राथमिक जोखिम कारक क्या है? माँ और भ्रूण के स्तन रक्त समूह में असंगति, या भ्रूण का समय से पहले जन्म, या भ्रूण का कम वजन, या संक्रमण। तो कह रहा हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का प्राथमिक जोखिम कारक क्या है? तो हमारा 27 का हो जाएगा माँ और भ्रूण के रक्त समूह में क्या होना? असंगत यानी अंतर होना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नाल कार्ड अर्लिंगमेंट का खतरा सबसे अधिक कब होता है? सिजेरियन सेक्शन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, प्रीमेच्योर लेबर, या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कर नाल कार्ड अर्लिंगमेंट का खतरा सबसे अधिक कब होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन में नाल कार्ड अर्लिंगमेंट का खतरा सबसे अधिक होता है। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर प्रीक्लेम्सिया के निदान के लिए प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो प्रीक्लेम्सिया के निदान के लिए प्रमुख लक्षण कौन सा? हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया, लो ब्लड प्रेशर और उल्टी, रक्तस्राव और सांस लेने में कठिनाई, या लो हीमोग्लोबिन स्तर। तो कह रहा प्रीक्लेम्सिया के निदान के प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, या उपयुक्त समय अनुसार 2 खुराक। तो कह रहा गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? तो गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त समय अनुसार 2 खुराक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।